ठाकुर भानु प्रताप की आयु तो 50 वर्ष थी, लेकिन अपने बलशाली शरीर के कारण वो स्वयं को 30 वर्ष से अधिक नहीं बताता था। उसका पूरे गांव पर गहरा दबदबा था। सुबह के समय ठाकुर अपनी पत्नी सीता से कहता है, सीता, कहाँ है तुम्हारे बलराम और अशोक? अभी तक सोकर नहीं उठे क्या? आपके पुत्र हैं और वो भी ठाकुर हैं। जब तक सूरज सिर पर नहीं चढ़ाता वो सोकर नहीं उठते। तो जाकर उन्हें उठाओ और कहो कि गांव के किसानों से अगर काम करवाना है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अरे किसान तो खेत में पहुंच भी चुके होंगे और ये खेत के मालिक ये अभी तक अपने बिस्तर में पड़े हुए सो रहे हैं। नालायक कहीं के, उठाओ उनको। इतना कहकर ठाकुर भानु प्रताप वहां से चला गया। सीता अशोक के कमरे में जाकर अशोक से बोली, अशोक, तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। तुम्हारे पिता बहुत नाराज हो रहे हैं। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे बहुत सारे खेत हैं। बहुत किसान तुम्हारे खेतों में ही काम करते हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। क्या कहूँ, कल देर से सोया था माँ, इसीलिए सुबह आंख नहीं खुले, लेकिन आज रात को जल्दी सोऊंगा। चलो मैं जाता हूँ माँ। इतना कहकर अशोक वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सीता बलराम के कमरे में गई, लेकिन बलराम पहले से ही उठ चुका था। माँ, पिताजी जब नाराज हो रहे थे ना, मैं तभी जाग गया था। मैंने उनकी आवाज सुन ली थी। माँ, अगली बार पिताजी से कहना कि उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। चलो मैं जाता हूँ। कुछ ही देर में बलराम और अशोक बैलगाड़ी से खेतों की ओर रवाना हो गए। ठाकुर भानु प्रताप अपनी हवेली के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां सीता आ पहुंची। आज के जमाने में ऐसे संस्कार कहाँ मिलते हैं जो हमारे दोनों बेटों के अंदर हैं। उनके मन में माँ और पिता के लिए बहुत आदर और संस्कार हैं। ठाकुर भानु प्रताप कुछ नहीं बोला। क्या बात है, सुबह से देख रही हूँ आपका मन कहीं और है। आप किसी गहरी सोच में है क्या? क्या शांति उठ गई? आपकी पुत्री तो सुबह ही उठ जाती है और पूजा पाठ में लग जाती है। अभी भी वो पूजा ही कर रही होगी। वो देर तक पूजा करती है। ठीक है, चलो मैं अपने मित्र जमींदार की हवेली जा रहा हूँ। इतना कहकर ठाकुर भानु प्रताप जमींदार की हवेली की ओर चला गया। वहां जमींदार गांव के मुखिया के साथ बैठा हुआ था। ठाकुर को देखकर दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई। दरअसल ये तीनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। आओ मेरे मित्र, आओ आओ आओ। क्या बात है भानु, ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? क्या हो गया? हाँ, जमींदार सही कह रहा है भानु। ये तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी भाई, आज उदासी क्यों छाई है? क्या हो गया? सीता से खटपट हो गई क्या? अरे सीता को छोड़ो, मैंने तुम दोनों से ज्यादा बुज़दिल इंसान नहीं देखा। उस घटना को 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में तुम दोनों ने मुझे कभी जंगल में शिकार करने नहीं दिया। लेकिन कल से मेरा मन बहुत कर रहा है शिकार पर जाने का। ये सुनकर जमींदार और मुखिया एकदम सन्न रह गए। अरे कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो ठाकुर? क्या तुम भूल गए कि इन 25 वर्षों में हमने तुम्हें जंगल जाने क्यों नहीं दिया हैं? और फिर तुम ही क्या, मुझे और जमींदार को भी शिकार खेलने का बड़ा शौक था, पर हम दोनों भी नहीं गए और शायद इसी वजह से हम सब, यानी कि हम तीनों जीवित हैं। हाँ। अरे मुझे तो लगता है कि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और वैसे भी किसी साधु की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जंगल जा रहा हूँ और आज शिकार करके ही लौटूंगा। अगर तुम दोनों को आना है तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सुनकर जमींदार और मुखिया बुरी तरह घबरा गए। अरे बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या? गजब गजब बात करते हो। बूढ़ा मत कहना, समझ गए?
आज भी मैं 30 वर्ष से अधिक का नहीं लगता। आज भी किसी जवान को एक मुक्के में धूल चटा सकता हूँ। और तुम जानते हो, ठाकुर भानु प्रताप जो फैसला कर लेता है वो कभी नहीं बदलता। जमींदार और मुखिया ने बहुत प्रयास किया उसे समझाने का, लेकिन ठाकुर नहीं माना और सीधा अपनी हवेली लौट आया। कहाँ जा रहे हैं आप? शिकार करने। ये सुनकर सीता चौंक गई। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन ठाकुर भानु प्रताप घोड़े पर सवार होकर सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में उसका घोड़ा घने जंगलों में दौड़ रहा था। कुछ देर बाद ठाकुर भानु प्रताप जंगल के एक सुनसान स्थान पर पहुंचकर घोड़े से उतरकर वो इधर उधर देखने लगा। हाँ, वाह 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 वाह, बरसों बाद जंगल की ताजी हवा कितनी अच्छी लग रही है। आनंद आई, आनंद आई। तभी ठाकुर के कानों में किसी स्त्री के गाने की मधुर स्वर आवाज टकराई। धीरे धीरे पूरा जंगल उस गीत की गुंजन से भर गया। ठाकुर आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। अरे, इस सुनसान और भयानक जंगल में ये कौन स्त्री गाना गा रही है? ठाकुर आवाज का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी, जहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी और धीमे स्वर में गुनगुना रही थी। ठाकुर धीरे धीरे उसके पास चला गया। ठाकुर उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्त्री की आंखों पर पड़ी, वो एक पल को चौंक पड़ा। फिर खुद को संयमित करते हुए बोला, हे स्त्री, कौन हो तुम? मेरा नाम अप्सरा है। मैं जंगल में ही रहती हूँ। जंगल में? समझा नहीं। अब जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। अप्सरा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। क्यों, जंगल में जंगली कबीले नहीं रहते क्या? वो भी मनुष्य ही होते हैं, बस आपकी दुनिया में उन्हें कभी कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया। मैंने कई जंगली कबीले देखे हैं, उनमें स्त्रियां भी देखी हैं, लेकिन कभी किसी जंगली कबीले में तुम्हारी जैसी अद्भुत सुंदर लड़की को कभी नहीं देखा। हाय हाय हाय, तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिला गई। जब मैंने तुम्हारी आंखों को देखा, एक पल के लिए तो मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। किसकी याद आई और आप क्यों चौंक पड़े थे? ठाकुर की आंखों में कुछ लम्हों के लिए डर उभर आया, फिर उसने खुद को सामान्य कर लिया। अब खैर छोड़ो, वो पुरानी बात हो गई। अच्छा, तुम अभी जो गीत गा रही थी वो बड़ा ही मधुर था। कुछ पल के लिए तो मैं तुम्हारी आवाज और उस गीत में खो सा गया। ये सुनकर अप्सरा हंसने लगी। चलो, मिलकर तुमसे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। वैसे क्या तुम मुझे अपने कबीले से मिलवा सकती हो? नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। हमारे कबीले वाले बाहर के लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ओह, अच्छा ये बताओ, क्या तुम यहाँ रोज आती हो? हाँ। चलो, तो फिर मैं भी कल आऊंगा, ठीक है? चलो, कल मिलते हैं। इतना कहकर ठाकुर अपने घोड़े पर बैठा और सीधा अपनी हवेली की ओर निकल गया। कुछ ही देर में उसका घोड़ा हवेली के बाहर खड़ा था। वहां जमींदार और मुखिया डरे सहमे खड़े थे। ठाकुर को देखकर दोनों चौंक पड़े। आ गए भैया, आ गए। अरे हम तो डर गए थे महाराज, पता नहीं तुम लौटोगे या नहीं लौटोगे कभी। तो क्या इसीलिए मुझे देखकर चौंक गए? अरे जाओ जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारा दोस्त ठाकुर न तब डरता था, न अब डरता है, समझे? जाओ। इतना कहकर ठाकुर चुपचाप हवेली के अंदर चला गया, मगर उसके मन में अब केवल अप्सरा की छवि घूम रही थी। जमींदार और मुखिया वहां से चले गए। अगले दिन ठाकुर फिर से जंगल चला गया और तालाब के किनारे अप्सरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
हाँ, मुझे लगा था कि तुम आज भी यहाँ जरूर आओगी। मैं तो यहाँ रोज ही आती हूँ। हाँ। तो इसका मतलब तुम मेरी वजह से नहीं आई हो, है ना? अच्छा छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। ठाकुर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अप्सरा चौंक गई। तो क्या तुम्हारे 2 जवान बेटे भी हैं? लेकिन तुम्हारी उम्र तो इतनी लगती नहीं। हाँ, हम तो आज भी जवान दिखते हैं और एक मुक्के में जवानों को सुला भी सकते हैं। दोनों घंटों बातें करते रहे और फिर ठाकुर वापस चला गया। अब वो रोज रोज जंगल जाता और अप्सरा से घंटों बातें करता। एक दिन ठाकुर बोला, अप्सरा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मेरे मन को भा गए थे। लेकिन तुम्हारी पत्नी भी है और 2 जवान बेटे भी। क्या वो मानेंगे? हाँ, शायद तुम भूल रही हो अप्सरा कि हम एक ठाकुर हैं, ठाकुर। और ठाकुर हमेशा अपने मन की करता है। वो किसी की आज्ञा लेता नहीं, वो आज्ञा देता है। मैं तुम्हें अभी इसी समय अपनी पत्नी बना रहा हूँ। ये लो। इतना कहकर ठाकुर ने अप्सरा की मांग में सिंदूर भर दिया। चलो, अब मुझे अपने कबीले के पास ले चलो। मैं उनसे इजाजत लेकर तुम्हें अपनी हवेली में ले चलूंगा। चलो। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अगर मेरे कबीले वालों को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की है तो वो तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी। तुम जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। अरे, लेकिन अगर तुम वापस नहीं गई तो वो तुम्हारी खोज तो जरूर करेंगे ना। हाँ, लेकिन कुछ दिन बाद वो यही मान लेंगे कि किसी जंगली जानवर ने मुझे मार डाला। ठाकुर मुस्कुराया और अप्सरा को अपनी हवेली ले आया। हवेली में ठाकुर के साथ एक दूसरी सुंदर स्त्री को देखकर उसकी पत्नी सीता चौंक गई। ये क्या? तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तभी ठाकुर के दोनों पुत्र बलराम और अशोक और पुत्री शांति भी वहां आ पहुंचे। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरी पत्नी है। मैंने शादी कर ली है और मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता कि ये कहाँ की है। बस हमें पसंद आई, हमारा दिल आ गया इन पर, तो हमने शादी कर ली। आज से ये तुम्हारा घर है, ठीक है? ये सुनकर अशोक और बलराम क्रोधित हो उठे। पिताजी, एक तो आपने बुढ़ापे में माँ के होते हुए दूसरी शादी कर ली और ऊपर से आप बेशर्मी से हम पर आदेश चला रहे हैं। ये सुनते ही ठाकुर ने अशोक और बलराम को जोरदार चांटा जड़ दिया। बदतमीज कहीं के, मत भूलो कि हम तुम्हारे बाप है, बाप। और आज भी इस गांव के ठाकुर हैं। हमसे ऊंची आवाज में बात करने की सोचना भी मत। इतना कहकर ठाकुर अप्सरा की ओर देखकर बोला, चलो अप्सरा, आओ आओ, ये तुम्हारा ही घर है। आओ आओ, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। अप्सरा ने उस परिवार को रहस्यमयी अंदाज में देखा और ठाकुर के साथ कमरे की ओर चली गई। तुम्हारा परिवार तो नाराज है, क्या वो मुझे अपनाएगा? अरे मेरी प्यारी अप्सरा, देखो, वो तुम्हें अपनाए या फिर ना अपनाए, लेकिन मैंने तुम्हें अपना लिया है। तुम्हारे लिए यही काफी है। जब ये बात जमींदार और मुखिया तक पहुंची तो दोनों चौंक उठे। अरे, लगता है कि भानु पागल हो गया है। और नहीं तो क्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भानु ने ऐसा किया क्यों। अरे भला वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है, वो भी बुढ़ापे में, हैं? शायद तुम भूल गए जमींदार कि जवानी में ठाकुर किस किस्म का आदमी था। बड़ा ही रंगीला और रसीला था। हाँ, उससे बड़ा रंगीला तो मैंने आज तक ना देखा। ठाकुर जैसा व्यक्ति, बाप रे बाप। वैसे तो हम और तुम भी ना हैं, लेकिन मत भूलो
वो हमारा बचपन का मित्र है। वो कोई भी काम हमें बताए बिना तो नहीं करता। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने इतना बड़ा फैसला अपने परिवार के खिलाफ जाकर कैसे कर लिया और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। तभी ठाकुर वहां पहुंचा। मैं जानता हूँ कि तुम हमसे इसी बात पर नाराज होगे कि हमने तुम्हें कुछ बताया क्यों नहीं, है ना मित्रों, है ना? अरे आखिरकार ये सब क्या है ठाकुर, और तुम बड़े खुश भी हो। ठाकुर मुखिया और जमींदार को अपनी और अप्सरा की जंगल में हुई पहली मुलाकात की पूरी बात बताने लगा। दोनों उसकी बात सुनकर चौंक गए। ओहो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और कैसे विश्वास कर लिया तुमने कि वो लड़की सच बोल रही है, हैं? हम तुम्हारी पत्नी को देखना चाहते हैं। ठाकुर मान गया और दोनों को अपनी हवेली ले गया। हवेली में अप्सरा को देखकर जमींदार और मुखिया स्तब्ध रह गए। देखा ना, आज भी हम इतने जवान और सुंदर दिखते हैं कि अप्सरा हमारी सुंदरता और जवानी पर मोहित हो गई। इस उम्र में भी एक ऐसी सुंदर लड़की को ब्याह कर लाया हूँ, सोचो। अरे तू भूल कर रहा है ठाकुर, गलती कर रहा है तू जंगल से मौत उठा कर लाया है। क्या तूने इसकी आंखें नहीं देखी? क्या ये आंखें तुझे किसी की याद नहीं दिलाती? हाँ, देखी। जब मैंने पहली बार इसकी आंखें देखी तो मुझे भी इसकी आंखें जानी पहचानी लगी थी। लेकिन चिंता मत करो, ये कोई और है। जो अतीत की लड़की थी वो दूसरी थी। मेरा तो मन कहता है ठाकुर, तू अपनी मौत को घर ले आया है, और तू माने या ना माने, लेकिन तुझे इसका बहुत ही जल्द एहसास हो जाएगा। हाँ, चल रे जमींदार, चल। मुखिया और जमींदार भयभीत होकर वहां से चले गए। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। हवेली पर भय का वातावरण मंडरा रहा था। जमींदार अपनी हवेली में बैठा था कि वहां मुखिया आ पहुंचा। ए मुखिया, जितना तुम डरे हुए लग रहे हो उतना ही मैं भी डरा हूँ। पता नहीं क्या किया इसने। मैं अब भी यही कहता हूँ, ठाकुर जिसे ब्याह कर लाया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वो नागिन है, नागिन। हमें चौकन्ना रहना होगा जमींदार। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ देर बाद मुखिया वहां से चला गया। इधर ठाकुर रात में अपने कमरे में पहुंचा। वहां अप्सरा दुल्हन बनी बैठी थी। ठाकुर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर बोला, अरे ओ मेरी भाग्यवान। अब घूंघट डालने की क्या आवश्यकता थी? जानती हो अप्सरा, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारी पत्नी बन चुकी हो। चलो देखें तो घूंघट की आड़ में कौन है छिपा। इतना कहकर जैसे ही ठाकुर ने उसका घूंघट उठाया, सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। वहां अप्सरा नहीं बल्कि उससे भी अधिक सुंदर कोई दूसरी स्त्री बैठी हुई थी। तुम, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब मेरे मित्र जमींदार और मुखिया सही कह रहे थे। मैं वास्तव में जंगल से मौत उठा कर लाया हूँ। तभी वो दूसरी लड़की उठकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो उठीं। मेरे वाक्य याद है ना ठाकुर? मैंने कहा था कि नागिन 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे मैं सबसे आखिर में मारूंगी। आज की रात तेरे गांव में मेरे कहर की रात होगी। ठाकुर को अचानक चक्कर आने लगे। वो वहीं अपने कमरे में बेहोश होकर गिर गया। इधर मुखिया अपने घर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आ रही? आधी रात से ज्यादा का समय हो गया है।
अरे अरे तू जाकर सो जा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। हाँ। ये सुनकर उसकी पत्नी नाराज होकर अंदर चली गई। अगले ही पल मुखिया के कानों में एक सरसराहट की आवाज टकराई। जैसे ही मुखिया ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक काली स्याह नागिन उसे घूर रही थी। ये तो वही नागिन है, इसका मतलब मैं सही था। हाँ। अगले ही पल उस नागिन ने रंग बिरंगे प्रकाश में परिवर्तित होकर उसी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर ठाकुर भानु प्रताप स्तब्ध रह गया था। नागलेखा को इतनी आसानी से भूल गए मुखिया। आज की रात तुम्हारी अंतिम रात है। मुखिया हाथ जोड़कर उसके सामने गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। तुझसे कोई साधारण भूल नहीं हुई थी। तेरी और तेरे दोस्तों की वजह से मैं आज भी विधवा की जिंदगी जी रही हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगी विधवा की तरह जीती रहूंगी, क्योंकि नागिन अपने पति के अलावा कभी दूसरा विवाह नहीं करती। इतना कहकर नागलेखा दोबारा रंग बिरंगी चमक में नागिन में परिवर्तित हो गई और उसने मुखिया को डस लिया। मुखिया की दर्द भरी चीख सन्नाटे को चीर गई। उसकी पत्नी दौड़कर बाहर आ गई। उसने देखा कि मुखिया का शरीर नीला पड़ चुका था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये देखकर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर जमींदार अपनी हवेली में अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसके भी कानों में तेज सरसराहट की आवाज गूंजी। उसने देखा उसके बिस्तर पर वही काली नागिन बैठी थी, जो अगले ही क्षण नागलेखा में परिवर्तित हो गई। हाँ, आखिरकार ठाकुर ने वही काम किया जिसका मुझे डर था। हाँ। मौत से कब तक भाग सकता था तू? क्या तुझे लगा था कि तू जंगल नहीं जाएगा तो मैं तेरे गांव में नहीं आ पाऊंगी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी कि तुम लोगों में से कोई एक जंगल आए। अब वक्त आ गया है, अब कोई फायदा नहीं, तू नहीं बचने वाला। तेरा दोस्त मुखिया तो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सब दोष मेरे दोस्त ठाकुर का था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही जमींदार कांप उठा। अगले ही पल नागलेखा फिर से नागिन में बदल गई और उसने जमींदार को डस लिया। जमींदार की चीख निकलते ही उसका शरीर नीला पड़ गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे। उसने वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। उधर सुबह होते ही ठाकुर भानु प्रताप अपने कमरे से नहीं निकला। ये देखकर उसकी पत्नी सीता और पुत्री शांति को चिंता होने लगी। तुम्हारे पिताजी तो सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, उन्हें उठा कर लाओ। आप सही कह रही हो माँ, अशोक गुस्से में बोला। नहीं माँ, बस अब वो हमारे पिता नहीं रहे। माँ आप चिंता मत करो, बस कुछ दिनों में हम ये हवेली छोड़ देंगे। पिताजी को उनकी नई पत्नी के साथ रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे पिता। तुम दोनों की नाराजगी जायज है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन किसी अनहोनी आशंका से कांप रहा है। तभी वहां पर सुंदरी आ गई। उसे देखकर सीता, बलराम और अशोक तीनों चौंक उठे। तुम बाहर कैसे आई? तुम तो रात को मेरे सामने कमरे में गई थी और दरवाजा तो खुला भी नहीं है। अगले ही पल वो सुंदरी नागलेखा में परिवर्तित हो गई। ये देखकर तीनों बुरी तरह डर गए। तो तुम ही हो ठाकुर के बेटे। जब ठाकुर तुम्हारी लाशें देखेगा तब उसके दिल पर क्या बीतेगी, मैं उसका वो चेहरा देखना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो फिर से नागिन में बदल गई और उसने फुर्ती से बलराम और अशोक को डस लिया।
बलराम और अशोक की चीखें हवेली में गूंज उठी। दोनों वहीं छटपटाते हुए मृत होकर गिर पड़े। उनकी चीखें सुनकर ठाकुर को होश आ गया। वो दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और अपने दोनों बेटों की लाश देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। तभी उसकी नजर वहां घूमती नागिन पर पड़ी। अगले ही क्षण वो नागिन फिर से नागलेखा बन गई। मैंने गलती की थी, मगर मेरे बेटों को क्यों मारा? लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, फिर तूने मेरे पति को क्यों मारा? ये सुनकर सीता और शांति सन्न रह गईं। पिताजी, आखिर आपने अपने अतीत में ऐसा क्या किया था जिसका अंजाम मेरे भाइयों को भुगतना पड़ा? केवल तेरे भाइयों को नहीं, बल्कि ठाकुर के दोस्तों, मुखिया और जमींदार को भी। तुम नहीं जानती तुम्हारा पिता कितना अय्याश और निर्दयी व्यक्ति था, और उसने मेरे साथ क्या किया था। इतना बोलकर नागलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और इसी के साथ नागलेखा ने अपनी 25 वर्ष पुरानी कहानी सुनानी शुरू कर दी। ठाकुर, जमींदार और मुखिया घने जंगल के भीतर खड़े हुए थे। ऊपर से तेज बारिश हो रही थी। ओफो, आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, और ऊपर से ये बारिश भी शुरू हो गई। हाँ, बात तो सही है। ओहो, ये बारिश भी ना। हम काफी जंगल की गहराई तक भी आ चुके हैं, शिकार तो बनता है। तभी ठाकुर अपने दोनों मित्रों से बोला, तुम दोनों तो जानते हो कि जब तक मैं जंगल से शिकार नहीं कर लेता, मैं गांव की ओर रुख नहीं करता। अरे वो सब तो ठीक है ठाकुर, लेकिन पहले हमें इस बारिश से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे भाई। तभी ठाकुर की नजर दूर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। हाँ चलो, सुरक्षित जगह मिल गई। वो सामने देखो, चलो उस खंडहर में चलते हैं, आ जाओ। तीनों धीरे धीरे कदमों से खंडहर के भीतर चले गए। अंदर पहुंचते ही उनके कानों में किसी स्त्री और पुरुष की बातचीत की मधुर गूंज सुनाई दी। अरे, लगता है कि हमारे अलावा इस खंडहर में कोई और भी है। अगर कोई स्त्री हुई, ये तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, क्यों? अरे, ये क्या बात कर रहे हो ठाकुर? पगला गए हो क्या? तुम तो जानते हो, शिकार चाहे जानवर का हो या लड़की का, ठाकुर कभी नहीं चूकता। चलो देखते हैं कौन है वहां। तीनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ चले। कुछ ही दूरी पर उन तीनों को खंडहर के अंदर एक सुंदर युवक और एक बेहद रूपवती स्त्री दिखाई दी, जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। वो तीनों उन दोनों की बातें सुनने लगे। तुम भी ना आदित्य, तुम्हें तो हमेशा बारिश से ही प्यार रहा है। तुम्हारा बस चले तो इसे कभी थमने ही ना दो। उन दोनों की बातचीत सुनकर जमींदार ठाकुर और मुखिया से कहता है, अरे, ये तो पति पत्नी लगते हैं। मुझे इससे क्या, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, जरा उसके बारे में सोचो। अरे बस ठाकुर, बस कर, अब एक शब्द और मत कहना। मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वही मेरे मन में भी चल रहा है, और उम्मीद है कि मुखिया के मन में भी वही चल रहा होगा। क्यों रे मुखिया? तभी उस स्त्री और उसके पति की नजर उन तीनों पर पड़ गई। कौन हो तुम तीनों, और इस खंडहर में क्या कर रहे हो? हम शिकार करने के लिए आए थे, पर नजर तुम पर पड़ गई तो सोचा तुम्हारा ही शिकार कर ले। वाकई में बड़ी सुंदर हो तुम। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की को देखकर तो कोई साधु भी बहक सकता है, तो फिर हम तीनों तो सुंदरता के पुजारी हैं।
ये सुनकर आदित्य गुस्से से उबल पड़ा। वो दौड़ता हुआ ठाकुर के पास आ पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसे शब्द कहने की? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को हवस भरी निगाहों से देखते हुए, वो भी उसके पति के सामने? इतना कहकर उसने ठाकुर को जोरदार धक्का दिया। ठाकुर ने तिलमिलाकर तलवार निकाल ली और सीधे आदित्य पर वार कर दिया। आदित्य वहीं तड़पते हुए गिर गया। अपने पति को मरता देख नागलेखा फूट फूट कर रोने लगी। नीच, तुमने ये क्या किया? देखो सुंदरी, मेरा इरादा तुम्हारे पति को मारने का तो नहीं था। मुझे तो बस तुम्हें हासिल करना है। लेकिन क्या कहो, उस कमीने ने मुझे धक्का दे दिया और ठाकुर कभी अपना अपमान नहीं सहता। चलो आ जाओ, आ जाओ। तभी नागलेखा की आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर नागिन की चमड़ी में बदलने लगा। तीनों दोस्त पीछे हट गए। तभी वहां एक साधु प्रकट हो गया। मूर्खों, ये इच्छाधारी नाग नागिन है। बरसात में मानव के रूप में रहते हैं और तुमने इसके पति की हत्या कर दी। महाराज, महाराज हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें। हाँ, क्षमा करें महाराज। हाँ महाराज, क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। नागलेखा नागिन में बदलकर उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन साधु ने उसे रोक लिया। रुक जा नागिन, मेरे होते हुए तू इन्हें छू भी नहीं सकती। तू कब तक उन्हें बचाएगा साधु? मेरे पति को इनकी आंखों के सामने मारा गया। मैं इनकी नस्लों तक को तबाह कर दूंगी। तू इन्हें बचा नहीं सकता। याद रखना, नागिन अपने शिकार का पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती। तभी साधु ने माया का प्रयोग किया और तीनों को वहां से गायब कर जंगल की सीमा पर पहुंचा दिया। वहां साधु ने मंत्र पढ़कर एक ज्योतिर्मय रेखा खींच दी। तुम तीनों ने पाप किया है, पाप। नागिन का बदला लेना उसका धर्म है, पर मैं बदले में विश्वास नहीं रखता, इसीलिए तुम्हें बचा कर ले आया। याद रखना, मैंने जंगल की सीमा पर एक अदृश्य अभिमंत्रित लकीर बना दी है। जब तक जीवित रहना, जंगल जाने की भूल मत कर बैठना, अन्यथा इस अदृश्य अभिमंत्रित लकीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर तुम में से किसी एक ने भी इस जंगल में जाने का साहस किया तो फिर तुम तीनों का बचना असंभव है। नागलेखा की कथा सुनकर शांति और सीता की आंखें भर आईं। वो फटी फटी निगाहों से ठाकुर को देखने लगी। ठाकुर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने गलती की थी, मैंने तेरे पति को मारा था। लेकिन तूने मेरे बेटों और मेरे मित्रों को क्यों मारा? उनका क्या दोष था? क्योंकि तुम्हारी हवस ने मेरा संसार उजाड़ा था। मेरी आंखों के सामने तुम तीनों ने मेरा जीवन लूटा। मैंने तड़प तड़प कर हर पल बिताया, लेकिन मुझे यकीन था कि ईश्वर एक दिन मुझे न्याय देगा, और वही दिन आज है। अब मैं तेरी पत्नी और पुत्री को तेरी आंखों के सामने मारूंगी। तभी रंग बिरंगी प्रकाश में वही साधु प्रकट हो गया। तेरा बदला पूरा हो चुका है नागलेखा। तू मुखिया, जमींदार और ठाकुर के बेटों को मार चुकी है। अब केवल ठाकुर बचा है। उसे मार सकती है, पर उसकी पत्नी और बेटे निर्दोष हैं। ये सुनकर नागलेखा कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर क्रोध में नागिन बनी और ठाकुर को डस लिया। ठाकुर वहीं धाराशायी हो गया। अगर जीवित रही तो मेरा मन हमेशा तड़पता रहेगा। मेरे पति नहीं रहे, अब जीने का कोई अर्थ नहीं। नागलेखा के शरीर में आग लग गई। वो धधकती रही और फिर भस्म हो गई।
साधु सीता और शांति के पास आकर बोला, मैं जानता था एक दिन यही होना है। अगर ये नागिन जीवित रहती तो तुम्हें भी मार देती। नागिनें अपना बदला पूरा किए बिना कभी नहीं जाती। ये कहकर साधु भी रंग बिरंगी ज्योति में विलीन हो गया। हवेली में केवल शांति और सीता शेष रह गईं और हर ओर मृत्यु की चुप्पी थी। नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया।